अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको एंजॉय कर रहे होंगे घर से अपने। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा है अभी, एम कॉमर्स में परिचय, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, उसका पार्ट 8। पार्ट 7 7 पार्ट अभी तक बन गए हैं, ये 8वां वीडियो है और गुणभाग जो इस चैप्टर का वो है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा था लास्ट वीडियो में, जो पार्ट 7 हमारा बना था, उसके अंदर हमने देखा था कि जो ई कॉमर्स एम कॉमर्स का हम लोग यूज़ करेंगे अगर, तो उसमें कौन सी हमको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़ते हैं। उसमें टोटल हमने 5 प्रॉब्लम देखे थे। नंबर 1 पे था दूषित कोड, जिसमें क्या होगा, हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करेगा, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। स्निफिंग में क्या होगा, तो स्निफिंग में वो हमारी जितने भी बातचीत होगी हमारी किसी के साथ, तो उसका वो सुन सकेगा, पढ़ सकेगा, देख सकेगा। फिर DOS, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें क्या होगा, हज़ारों की संख्या में एक साथ मेल, नोटिफिकेशन, SMS आएंगे, जिससे क्या होगा, सिस्टम ट्रैफिक में फंस जाएगा। उसके बाद से साइबर जंगलियात, मतलब किसी की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट बताना, कंटेंट में कुछ भी चेंजेस करना, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में था छेतरपिंडी, स्पूफिंग, जिसमें जितनी बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती है यूजर्स को, तो वो सारी चीज़ें छेतरपिंडी में आती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा सुरक्षा ना उपाय, मतलब हमने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए अभी तक, 5 प्रॉब्लम जो हमने देखे थे, ई कॉमर्स एम कॉमर्स का, इंटरनेट का हम लोग यूज़ करेंगे अगर, तो हमको ये 5 प्रॉब्लम अलग अलग टाइप के हमको देखने को मिलेंगे। अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज़र को क्या करना चाहिए, यूज़र के पास कौन से ऑप्शन इसमें मिलेंगे यूज़र को, तो उसमें टोटल आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है हमारे पास यूज़र के पास। मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे दूषित कोड हो गया, स्नीफिंग हो गया, DOS हो गया, साइबर जंगलियात और छेतरपिंडी, सबसे बचने के लिए 5 सॉल्यूशन है। उसमें सबसे पहला आएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप सबको पता है एंटीवायरस क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल के अंदर हम लोग इसका यूज़ भी करते हैं कि जो भी बिना काम के वायरस आते हैं फ़ोन के अंदर, उसको डिटेक्ट करना और उसको हमारे फ़ोन से, हमारे सिस्टम से उसको निकाल देना, जिससे वो जो नुकसान पहुंचाने वाला है उस नुकसान से हम अपने सिस्टम को, अपने डिवाइस को हम बचा सकें। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या होगा, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेर है એવો કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ છે જે અસરગ્રસ્ત સિસ્ટમમાં આવેલ વાયરસ, વોર્મ અને ટ્રોજન હોર્સ જેવા દૂષિત કોડને શોધે છે, અટકાવે છે અને દૂર કરવા માટે જરૂરી પગલાં લે છે। कंप्यूटरની सुरक्षा માટે સારું एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूरी है। आप जितना इंटरनेट का यूज़ करोगे, तो इंटरनेट से आप कुछ भी डाउनलोड करते हो तो उसके साथ ऐसा नहीं कि आपने जो फाइल डाउनलोड की वही फाइल आपके आपके सिस्टम में आई है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है। वायरस आ गया, कभी कभी कोई दूसरा कोड आ गया, तो वो सबको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, तो वो काम करेगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, સિસ્ટમ પર હુમલો થવાનો સૌથી સરળ માર્ગ ઈમેલ સાથે મોકલવામાં આવતા ઈમેલના દૂષિત જોડાણો એટલે કે अटैचमेंट्सનો છે। मतलब वायरस अगर सिस्टम पे इफेक्ट करेंगे तो सबसे इजी वे उनके लिए कौन सा है, स्पैम मेल आते हैं जो, उसमें कोई फाइल अटैच होती है, तो जैसे ही आप उस फाइल को क्लिक करोगे, उस फाइल को ओपन करोगे, तो क्या होगा, उसके साथ साथ वो कोड आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। આ જોડાણો ईमेल સાથે जोड़ी શકાય તેવા चित्रों, वीडियो और ध्वनि के अन्य प्रकारना पण होई શકે। अब इसमें जो अटैचमेंट आएंगे, जो फाइल्स आएंगे, उसमें कौन सी फाइल हो सकती है, या तो चित्र हो सकता है, कोई फोटो, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, साउंड, या तो फिर कोई दूसरी टाइप की फाइल भी हो सकती है। एंटीवायरस आगे देखेंगे तो इंटरनेट पर करवामां आवता डाउनलोड द्वारा पण वायरसनो चेप फैलाई શકે છે। मैंने कहा ना अभी कि हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो फाइल ही सिर्फ हमारे पीसी में, हमारे सिस्टम में आएगी, उसके साथ साथ डाउनलोडिंग आप करोगे, आप इंटरनेट चलाओगे पीसी में अपने, तो क्या होगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिना काम की फाइल्स या बिना काम के वायरस भी हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, सिस्टम को परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा। तो आजकल इंटरनेटना उपयोग माटे मोबाइल उपकरणों पण प्रचलित થવાને કારણે તેના માટે પણ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। क्या मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हुआ है तो अब तो मोबाइल के अंदर भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। बाजार में अनेक प्रकारना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में स्थापित करवू અને તેને નિયમિત રીતે અદ્યતન એટલે કે लेटेस्ट वर्जन उसको अपडेट करना ज़रूरी है। पहले तो उसको सेटअप लेना, उसको इंस्टॉल करना अपने पीसी में, उसके बाद क्या करना, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको अपडेट करते रहना, जिससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर में, हमारे सिस्टम में वो सही से काम करेगा। एक हो गया एंटीवायरस। दूसरे नंबर पर आएगा जिससे हम प्रॉब्लम से बच सकते हैं, तो वो आएगा फायरवॉल। तो फायरवॉल बेसिकली जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूज़ में आता है फायरवॉल। तो फायरवॉल में क्या होगा, तो પોતાની વેબસાઇટ ધરાવતી સંસ્થાઓ, मतलब जिनकी अपनी खुद की वेबसाइट्स है,
वो क्या करेंगे, સંસ્થાની અંદર અને બહાર બંનેની નેટવર્ક સેવા પર નિયંત્રિત રાખવું પડે છે. સંસ્થાના નેટવર્ક અને બહારની દુનિયા વચ્ચે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી નેટવર્કની સુરક્ષા सीमा ने फायरवॉल कहे थे. क्या लिखा है, अब जैसा कि कंपनी अपनी खुद की वेबसाइट है उनकी, अब उन्होंने क्या किया है, 15-20 यूजर मतलब एम्प्लॉय है उनके, जो क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे अपने कंप्यूटर में वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं अलग अलग एक ऑफिस में बैठ के. अब एक तो हो गया वो 15-20 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है नेटवर्क में, एक वो नेटवर्क हो गया, और इसके बाहर का जो भी नेटवर्क है पूरा ग्लोबली पूरा वर्ल्ड का एक वो नेटवर्क हो गया. तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे क्या वो बाहर वाली चीज़ें अंदर ना आ सके और अंदर वाली चीज़ें बाहर ना जा सके. तो ये जो काम करेगा डिवाइड करने का काम, डाइवर्सन का काम, उसको बोलेंगे फायरवॉल. एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा. अभी फायरवॉल એ સ્થાનિક નેટવર્ક એટલે કે જો અમારા લોકલ નેટવર્ક वो અને બહારની દુનિયા વચ્ચેના યાતાયાત એટલે કે ટ્રાફિક પર નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ રાખવા માટે મૂકવામાં આવેલું એક साधन છે. क्या लिखा है, मैंने कहा ना अभी कि एक तो लोकल नेटवर्क होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे 25 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है, एक वो नेटवर्क, और उसके बाद बाहर की दुनिया का नेटवर्क. तो इन दोनों को क्या करेगा, वो जाता है मतलब जहाँ पे ट्रैफिक होने की प्रॉब्लम आती है इन दोनों नेटवर्क के बीच में, उससे क्या करेगा, उस ट्रैफिक से बचाएगा दोनों मतलब अंदर के नेटवर्क को, लोकल नेटवर्क को. आप देख सकिए अभी यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो फायरवॉल क्या है, एक जो लैन लिखा हुआ है वो क्या है, हमारे सिस्टम का यानी स्थानिक नेटवर्क है, वो लोकल नेटवर्क है. जो मैंने कहा ना कंपनी के 20 पीसी एक साथ कनेक्टेड है अगर, तो वो आएंगे लैन के अंदर और बीच में एक दीवार आ जाएगी, जिससे क्या होगा, WAN वैन लिखा है जो, उससे क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे. लैन और वैन मतलब बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकेगी, अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जा सकेगी. फायरवॉल में प्राथमिक हेतु उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन हेतु उसका, तो अनधिकृत व्यक्ति એટલે કે અનઓથોરાઇઝ્ડ સંસ્થાની ई-कॉमर्स વેબસાઇટના માળખાથી दूर રાખવાનો છે. मतलब जो एक्चुअल में हमारी संस्था का पार्ट नहीं है, उसको हमारे संस्था की जो वेबसाइट है, जो डेटा है, उसको दूर रखने का काम, मेन काम किसका है, फायरवॉल का ही. જે फायरवॉल खातरी આપે છે કે संस्थाની अति महत्वની विगतो मतलब मोस्ट टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन है अगर, उसको क्या करना है, सलामत રીતે સચવાયેલી છે. फायरवॉल इसकी खातरी देगा कि जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है आपका, वो सही से सलामत है, एक जगह पे सिक्योर है, અને अनधिकृत व्यक्ति તેનો दुरुपयोग કરી શકે नहीं. मतलब जो बाहर का भी कोई पर्सन है अगर, तो वो हमारी सिस्टम की, हमारे संस्था की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या करेगा, सिक्योर करेगा. फायरवॉल होता ही है. अब फायरवॉल में आगे बढ़ेंगे तो फायरवॉल स्थानिक नेटवर्क ने नीचेना जोखमों साમે રક્ષણ આપે છે. फायरवॉल क्या क्या काम करेगा हमारे लिए, तो नंबर 1 पाएगा ईमेल सेवा, जो કેટલીક बार मुश्किल ऊभी कर. मैंने कहा ना अभी कि ईमेल में क्या होता है, अटैचमेंट आते हैं कभी स्पैम में, तो इससे क्या होता है, वायरस हमारे सिस्टम में आते हैं, तो फायरवॉल उसको आने से अटकाएगा. नंबर 2 पे स्थानिक नेटवर्क में अनपेक्षित चित्रों वीडियो જેવી વિગતોનો પ્રવેશ અટકાવે છે. मतलब बिना काम की कोई इमेजेस कोई वीडियो आ रही तो उसको भी आने से अटकाएगा. स्थानिक नेटवर्क नो अनधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग अटकावो, जो हमारा लोकल नेटवर्क है 20 कंप्यूटर का वो, तो उसको कोई बाहर का पर्सन आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता. जिसको अथॉरिटी दी है यूज़ करने की, जिसके पास आईडी पासवर्ड है वही उसका यूज़ कर सकता है, खाली कोई भी बाहर से आके उसका यूज़ नहीं करेगा, उसको वो यूज़ से वो अटकाएगा. नंबर 4 पे संस्थाना नेटवर्क में बाहर जती अनधिकृत विगतों के माहिती ने रोकी. मतलब कोई लोकल यहाँ पे अभी संस्था का जो नेटवर्क है वहाँ से कोई चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए बाहर के लिए, तो उसको जाने से भी अटकाएगा. और नंबर 5 पाएगा બહારની દુનિયામાંથી સ્થાનિક નેટવર્કમાં થતા યાતાયાતને અટકાવો. यातायात मतलब ट्रैफिक, मतलब ऐसा नहीं बहुत सारी चीज़ें कभी बाहर जा रही है कभी अंदर भी आ रही है, तो दोनों के बीच में ट्रैफिक हो जाता है कभी, तो सिस्टम क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है, परफॉर्मेंस उसके डाउन हो जाती है, तो उससे भी उसको अटकाएगा. और नंबर लास्ट 6 नंबर पर आएगा कोई पण प्रकारना नेटवर्क आक्रमण सामे रक्षण आपવું. मैंने कहा ना अभी कि DOS में क्या होता है, डॉस में कि एक साथ हजारों की संख्या में SMS नोटिफिकेशन या मेल्स आते हैं, तो वो सब आक्रमण होते हैं, जैसे अटैक होते हैं सारे, तो वो सारे अटैक से भी वो फायरवॉल हमको, हमारे सिस्टम को, हमारे लोकल नेटवर्क को वो बचाएगा. ओके, ये था फायरवॉल. अब नंबर 3 पाएगा डिजिटल सर्टिफिकेट. डिजिटल सर्टिफिकेट मतलब एक आईडी हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई, जो हर एक के लिए अलग अलग होगी, यूनिक होगी. इससे क्या होगा, पता चलेगा कि भाई ये पर्सन कौन है. देखेंगे अभी तो डिजिटल सर्टिफिकेट के डिजिटल आईडी નો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોનિક વ્યવહારમાં ઉપયોગકર્તાની ઓળખાણ સાબિત કરવા માટે થાય છે. डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ क्या होगा, तो डिजिटल आईडी નો उपयोग, उसका दूसरा नाम है डिजिटल आईडी, उसका यूज़ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार में उपयोगकर्ताની ઓળખાણ સાબિત કરવા માટે થાય છે.
मतलब ये जैसे कि हमारा आईडी होती है आधार कार्ड, तो उससे क्या होता है हम पहचान जाते हैं कि भाई ये किसका आधार कार्ड है, ये पर्सन कौन है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एक आईडी अलग बनेगी, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक जितने भी व्यवहार होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, तो उसमें एक आईडी हमारी भी बनेगी ऐसे ही। તેમાં ધારકની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે વિશ્વસનીય ત્રાહિત પક્ષ એટલે કે ટ્રસ્ટેડ થર્ડ પાર્ટી टीटीपी द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट आपवामा आवे छे। क्या लिखा है यहाँ पे, एक त्राहित पक्ष होगा, बाहर का पर्सन कोई होगा जो क्या करेगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट देगा, जिससे क्या होगा धारक जो भी होगा जिसका वो कार्ड है, कार्ड होल्डर, उसकी क्या होगी एक ओळखाण साबित करेगा, वो एक ओळख प्रस्थापित करवा माटे। सर्टिफिकेट आपना त्राहित पक्ष ने सर्टिफिकेट ऑथोरिटी कहे, मतलब जो सर्टिफिकेट देगा उसको बोलेंगे हम सर्टिफिकेट ऑथोरिटी। नंबर 4 पर आएगा सांकेतिकरण, क्रिप्टोग्राफी। ये हमने आगे भी देखा था अभी। तो क्रिप्टोग्राफी में मैंने कहा था ना, जैसे कि कभी कम्युनिकेशन होता है, कभी जैसे कि मैंने अभी यहाँ से कुछ ऑर्डर किया अपना अमेजोन के ऊपर, ठीक है, और मैंने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे मैंने कार्ड का नंबर दिया 123, तो वो 123 ऐसे डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाना चाहिए, बीच में वो एक अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसा 1 की जगह ए, 2 की जगह बी और 3 की जगह सी। मैं यहाँ से भेजूंगा 1 2 3, यहाँ से जाएगा ABC, वहाँ पहुँच के ABC वापस से कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 के अंदर। इसको बोलेंगे सांकेतिकरण। देखेंगे अभी क्रिप्टोग्राफी। तो सांकेतिकरण એટલે માહિતીને અવાચ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવી સુરક્ષિત રાખવાની કળા। सांकेतिकरण मतलब क्या, कि जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी उसको अवाच्य स्वरूप में फेरवीने रखवानी कड़ा, मतलब सांकेतिकरण, मतलब कोई पढ़ ना सके वैसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको बोलेंगे सांकेतिकरण। सांकेतिकरण में सादा लखाण के सामान्य लखाण ने सांकेतिक अल्गोरिथम उपयोग करीने खानगी के गुप्त लखाण એટલે કે साइफर टेक्स्ट में रूपांतर करी अवाच्य बनाववामां आवे। सांकेतिकरण में क्या होगा, सिंपल जो हमने लिखा हुआ है कुछ, उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसको कोई पढ़ ना सके, अगर पढ़ भी सके तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ये चीज़ क्या लिखी हुई है, तो उसको बोलेंगे साइफर टेक्स्ट, खानगी के गुप्त लखाण। संदेश ने सांकेतिकरण के बिन सांकेतिकरण माटे गुप्त की એટલે કે सीक्रेट की નો उपयोग કરવામાં આવે છે। इसमें क्या होगा, एक तो होगा सांकेतिकरण, एक होगा बिन सांकेतिकरण। सांकेतिकरण मतलब जो ABC 1 2 3 को ABC में कन्वर्ट किया हमने, तो उसको बोलेंगे सांकेतिकरण, और ABC को रिटर्न 1 2 3 में कन्वर्ट किया तो उसको बोलेंगे बिन सांकेतिकरण। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से भेजा है ABC, ओके, पर जो यहाँ से जाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ से 0100101, तो ABC को जो 01 में कन्वर्ट किया इसको बोलेंगे सांकेतिकरण। ठीक है, अब अमेजोन के सर्वर पर पहुंच गया 0100101, अब अमेजोन क्या करेगा, इस 010 को वापस से ABC में कन्वर्ट करेगा, तो इसको बोलेंगे बिन सांकेतिकरण। ठीक हो गया, ABC को नंबर में कन्वर्ट किया इसको बोलेंगे सांकेतिकरण, और रिटर्न नंबर को क्या किया ABC में कन्वर्ट किया तो उसको बोलेंगे बिन सांकेतिकरण। मतलब कोई हैकर अगर बीच में बैठा होगा तो उसको ये नंबर मिलेंगे 0100101, पर उसको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ क्या लिखी है, ये खाली अमेजोन ही समझ सकेगा कि इसको रिटर्न कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो ये बनेगा ABC। ठीक है, तो ये होता है सांकेतिकरण। तो लखाण ने अदृश्य बनाते नहीं। सांकेतिकरण में क्या होगा, लिखाण को मतलब ऐसा नहीं कि इनविजिबल बना लेगा कि किसी को दिखे नहीं, वो दिखेगा सही पर कैसे दिखेगा, तो लखाण ने अन्य एवं लखाण में परिवर्तित करे छे कि जे अर्थपूर्ण होतुं नहीं, मतलब ऐसे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा कि वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा देखने वाले के लिए, उसका कोई मीनिंग। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं 0100101, आप क्या समझोगे, तो कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको उसका कुछ मीनिंग समझ में आएगा नहीं। ठीक है, सांकेतिकरण उद्देश्य इंटरनेट पर संदेशना अधिकृत प्राप्त करता सिवायनी अन्य व्यक्तिओनी माहितीने अवाच्य राखी गुप्ततानी जाळवणी करवानो छे। सांकेतिकरण का मेन उद्देश्य क्या है, इंटरनेट पर संदेशना अधिकृत प्राप्त करता सिवाय, जिसके काम की इंफॉर्मेशन है उसी को पढ़ने में आनी चाहिए, उसके अलावा किसी को समझ में नहीं आएगी, ये उसका मेन उद्देश्य है, मेन उसका हेतु वही सांकेतिकरण का। सांकेतिकरण में क्या होगा, आ पद्धति में इंटरनेट के नेटवर्क पर प्रसारित करता पहला संदेशाનું सांकेतिकरण એટલે કે એન્ક્રિપ્શન કરવામાં આવે છે। આ ગુપ્ત સંદેશ પ્રાપ્તકર્તાને મળે ત્યારે તેને મૂળ સ્વરૂપમાં લાવવા માટે બિન सांकेतिकरण એટલે કે ડિક્રિપ્શનની પ્રક્રિયાને અમલ કરવામાં આવે છે, જેથી ગુપ્ત સંદેશને પુનઃ સાદા લખાણમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય। सांकेतिकरण माटेना अनेक एल्गोरिथम बाजार में उपलब्ध है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल होगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है, एनक्रिप्ट करना है और उसको डिक्रिप्ट कैसे करना है, वो सब कंपनी का अलग अलग होगा, सबका कॉमन एल्गोरिथम नहीं होगा इसमें, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कौन सा एल्गोरिथम उनको लेना है। ठीक है, अब आएगा SSL। तो SSL मतलब क्या, सिक्योर सॉकेट लेयर।
अब HTTPS जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और लास्ट में लिखा हुआ है एस, तो इसका मतलब क्या बनेगा, सिक्योर। तो जहाँ पे वेबसाइट के नाम के आगे HTTPS लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ सिक्योर है, वो वेबसाइट सिक्योर है। SSL का फुल फॉर्म IMP आपके एग्जाम के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL એ ઈ-કોમર્સની સુરક્ષા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વિવિધ પ્રોટોકોલમાંનો એક છે। क्या लिखा है, सुरक्षा के लिए हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से एक चीज़ क्या SSL भी है। तो इंटरनेट पરના વેબ વ્યવહારોની સુરક્ષા માટે SSL પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તેની રચના નેટસ્કેપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। किसने बनाया था SSL, तो नेटस्केप। दोनों क्वेश्चन IMP आपके एग्जाम के लिए। SSL का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये चीज़ बनाई किसने थी, SSL, तो बनाई थी नेटस्केप संस्था ने। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, इसके आगे वाले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और इसके बाद दो वीडियो और बनेंगे शायद, और हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो PDF फाइल मैंने दी है वो थियरी आपको